मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में एक इलाका आता है जो कभी नहीं सोता, नाला सोपारा। एक दिन इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक महिला की सड़ी गली लाश मिलती है। वो बुरके में लिपटी थी, लेकिन उसके आसपास बिखरे थे 3 कंडोम और एक डीले स्प्रे। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन ये चीजें बता रही थी कि आखिरी रात उस महिला के साथ कुछ तो गलत हुआ था। पुलिस परेशान थी, सुराग शून्य थे, लेकिन जो चीजें शर्म की निशानी लगती थी वही चीजें पुलिस का सबसे बड़ा हथियार बना। आखिरकार वो कंडोम और डीले स्प्रे ने ही असली कातिल तक पहुंचाया। ये कहानी किसी थ्रिलर क्राइम मूवी से कम नहीं है। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। 28 मई 2024 की सुबह पुलिस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह अपने काम में लगी हुई थी। तभी कंट्रोल रूम की घंटी बजती है और पुलिस वाले जाकर जब उस कॉल को रिसीव करते हैं तो पता चलता है कि नाला सुपारा की पहाड़ी में एक महिला की लाश मिली है। आनन फानन में पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं तो महिला की लाश बुरके में लिपटी हुई होती है और आसपास 3 कंडोम बिखरा हुआ होता है और एक डीले स्प्रे का डब्बा मिलता है। डीले स्प्रे का डब्बा वो होता है जो मर्द अपनी मर्दानगी यानी कि टाइमिंग बढ़ाने के लिए उस स्प्रे का यूज करते हैं। पुलिस को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये महिला कौन है। पुलिस वाले जितने भी वहां पे सबूत होते हैं उसे इकट्ठा कर लेते हैं और महिला के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। महिला बुरके में लिपटी थी तो पुलिस को इतना तो पता चल गया था कि ये महिला मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है। पुलिस वाले महिला की तहकीकात करने के लिए, महिला की जांच करने के लिए, पहचान करने के लिए आसपास के जितने भी वोटर लिस्ट होता है इलाके का, उस इलाके के वोटर लिस्ट मंगवाते हैं और मुस्लिम इलाका चूज करके एक टीम गठित करते हैं और आसपास के मुस्लिम इलाका में उस टीम को भेजते हैं कि जाओ जानकारी इकट्ठा करो कि कोई महिला गायब तो नहीं है। और आसपास में जितने भी पुलिस स्टेशन होता है उस पुलिस स्टेशन में महिला की तस्वीर भेज देते हैं कि देखिए, पता लगाइए कि किसी भी थाने में इस महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज तो कोई नहीं कराया है। तो आसपास के किसी भी थाने में इस महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। पुलिस वाले अपनी टीम के साथ आसपास के इलाके में पहुंच जाते हैं, ढूंढने लगते हैं और पूछने लगते हैं लोगों से कि इस महिला की पहचान कीजिए, ये महिला कौन है। लेकिन आसपास के इलाके में कुछ नहीं पता चल पाता है कि आखिर ये महिला कौन है। पुलिस वाले एक और टीम गठित करते हैं और उस टीम का ये काम होता है कि डीले स्प्रे के डब्बा पे एक स्कैनर होता है, एक लोगो होता है। डीले स्प्रे और कंडोम को उठाकर वो लोग आसपास के मेडिकल स्टोर पे जाने लगते हैं और मेडिकल स्टोर में जाकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डीले स्प्रे का डब्बा किस मेडिकल स्टोर से खरीदा गया है। लगभग सैकड़ों मेडिकल स्टोर की जब तहकीकात की जाती है, जांच की जाती है, वहां पे जाके पूछताछ किया जाता है तो उसमें से एक मेडिकल स्टोर ऐसा निकल जाता है जिसमें से वो डीले स्प्रे का डब्बा खरीदा गया था। वो मेडिकल स्टोर वाला बताता है कि एक 22 से 24 साल का लड़का इस डीले स्प्रे को कल हमारे मेडिकल स्टोर से खरीदा था। पुलिस वालों को इतना तो पता चल गया कि डीले स्प्रे का डब्बा इसी मेडिकल स्टोर से खरीदा गया था। जब सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाती है तो उस लड़के की पहचान भी हो जाती है, उस लड़के का चेहरा भी मिल जाता है। और दूसरी टीम जो घूम रही थी इलाके में, जब वो एक मुस्लिम घर में प्रवेश करती है, जाती है, तो 2 बच्चे अलग अलग रूम में बैठकर रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। तो पुलिस वाले उस बच्चे के पास जाकर पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तो आसपास की महिला बताती है कि 2 दिन से इसकी माँ गुम हो गई है, खो गई है और इसके पिताजी आज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए हैं। पुलिस को यहाँ 2 सुराग मिल जाता है और पुलिस अपने जांच टीम को लेकर थाने में पहुंच जाती है और वहीं पे एक इंसान अपनी बीवी की, अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा रहा होता है। उस इंसान का नाम होता है जियाउल शाह।
जियाउल शाह से पुलिस मुलाकात करती है, पूछताछ करती है और वो तस्वीर दिखाती है, उस औरत की तस्वीर दिखाती है तो वो इंसान पहचान कर लेता है और बोलता है कि साहब ये कोई और नहीं, ये मेरी पत्नी है और इसका नाम है सायरा बानो। इसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है। पुलिस को पता लग गया था कि ये इसकी पत्नी है, उसके बावजूद भी पुलिस वाले उसे पोस्टमार्टम रूम में लेके जाते हैं और उसे दिखाते हैं कि देखो यही तुम्हारी पत्नी है। तो इंसान बोलता है कि जी साहब यही मेरी पत्नी है और 2 दिनों से मेरी पत्नी गायब थी। फिर पुलिस वाले उस तस्वीर को दिखाते हैं जो मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ था। वो इंसान उस लड़के को पहचान लेता है और बताता है कि सर ये मेरा भतीजा है और इसका नाम है नजामुद्दीन मोहम्मद सामी। ये कुछ दिनों के लिए मुंबई आया हुआ था 2-3 दिन पहले। पुलिस को ये तो पता लग गया कि ये इंसान कौन है और फिर पुलिस उस इंसान की तहकीकात करने लगती है, जांच करने लगती है। जांच के दौरान पता चलता है सायरा बानो के आसपास वो रूम लेकर रहता था और जियाउल शाह का भतीजा था, इसीलिए वो घर में प्रवेश कर जाता था। मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए कभी कभी वो घर आते जाते रहता था। इसी क्रम में उस इंसान की दोस्ती हो जाती है अपनी ही चाची सायरा बानो के साथ और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ सब कुछ करने लगते हैं जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। ये पता सायरा बानो के पति जियाउल शाह को बिल्कुल नहीं होता है। वो थोड़ा सा भी उसे भनक नहीं होता है कि पीठ पीछे मेरी पत्नी क्या कर रही है। जब जियाउल शाह घर में मौजूद नहीं होता था तो वे अपने भतीजे को बुला लेती थी और दोनों दिन में ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। जियाउल शाह को कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि जियाउल शाह काम के सिलसिले में बाहर रहता था, यानी मुंबई में ही कहीं जॉब करता था। जियाउल शाह पुलिस से पूछताछ में ये बताता है कि मेरा भतीजा नजामुद्दीन मोहम्मद सामी मुंबई में रहता था, लेकिन जब उसकी शादी हो गई, जब उसकी निकाह हो गया तो वो चला गया दिल्ली और दिल्ली में अमन विहार में एक बेकरी के शॉप पे काम करता है। फिलहाल अभी वो मुंबई में नहीं रहता है, लेकिन साहब 2-3 दिन पहले मैंने उसे अपने गली में देखा था। पुलिस वालों को इतना सुराग मिल गया, उसके बाद पुलिस वाले एक टीम गठित करते हैं और दिल्ली भेज देते हैं। अमन विहार इलाके के आसपास जितने भी बेकरी शॉप होते हैं, पुलिस वाले उस बेकरी शॉप पे जाके पूछताछ करते हैं। लगभग 100 से ज्यादा बेकरी शॉप पे पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि नजामुद्दीन यहीं पे काम करता है और एक बेकरी शॉप मिल जाता है जहां पे नजामुद्दीन होता है। वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है और उसे मुंबई लेकर आया जाता है। मुंबई पुलिस जब उससे पूछताछ करने लगती है तो वो धीरे धीरे सारा जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि साहब जब मैं मुंबई में रहता था तो मुझे अपनी ही चाची के साथ नजदीकियां बढ़ जाती है, मैं उसके अफेयर में आ जाता हूँ और जब भी चाचा घर पे नहीं होते थे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। ये सब करते करते दोनों काफी एक दूसरे के क्लोज हो गए, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी चाची से दूरियां बनाने लगा, इसीलिए मैं दिल्ली चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी चाची मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी और बोल रही थी कि मुझसे मिलो, मुझसे निकाह करो, तमाम तरह की चीजों की दबाव डाल रही थी। बार बार मेरे नंबर पे फोन कर रही थी और जब मैं फोन रिसीव करके बातें करता तो मेरी पत्नी को शक हो गया था कि ये किसी लड़की से बातें करते हैं और इसी क्रम में डेली मेरी पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता था और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए मैं एक प्लान बनाया कि कैसे अपनी चाची को अपने रास्ते से हटा दूं। इसीलिए मैं मुंबई आता हूं और अपने चाची के पास फोन करता हूं मिलने के लिए और मेरी चाची बताए हुए पते पे आ जाती है। उसके बाद मैं जाता हूं एक मेडिकल स्टोर से डीले स्प्रे खरीदता हूं जो टाइमिंग बढ़ाता है और उस स्प्रे के साथ साथ 3 कंडोम भी खरीदता हूं। अपने ही चाची के साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ, उसके साथ काफी कुछ करता हूँ और जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर मैं अपनी चाची की गला रेत कर मौत की नींद सुला देता हूँ। ये सब करने के बाद रात्रि हो जाती है और रात्रि में ही उसे जैसे तैसे करके नाला सुपारा लेके जाता हूँ और नाला सुपारा के पहाड़ी पे उसे फेंक कर
फिर मैं दिल्ली के लिए रवाना हो जाता हूँ। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। चाची और भतीजे के प्यार में एक परिवार बर्बाद हो जाता है, 2 बच्चे अनाथ हो जाते हैं और वो पति कहीं का नहीं रह पाता है। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल रात्रि मिलेंगे 8 बजे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।